सर ये पता कैसे चलता है कि अभी हमारा हार्ट कमजोर हो चुका है? दूध दही इसकी वजह से भी अटैक आता है। एक अफवाह ये भी चल रही है कि डॉक्टर लोग जानबूझ के डराते इतना है, भाई नॉर्मल दर्द होता है तो डराते इतना है कि अपना पैसा बनाने के लिए। तो हमें पता कैसे चले कि हमारा हार्ट कमजोर हो चुका है, जबकि कोई सिस्टम नहीं है, कोई पता नहीं चलता है, एकदम हेल्दी है। जय माता दी, जय सिया राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूँ बिजनेस की बातों में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरत की जाने मानी हस्ती, हार्ट के स्पेशलिस्ट। दोस्तों आपको क्या पता है, यदि दिल की बात दिल से की जाए तो सामने वाले के दिल तक पहुंच जाती है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है, इस दिल का ध्यान रखिए आप। दोस्तों क्या आपको पता है, हर साल 35 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक आने से। आपको पता है हर सेकंड में किसी न किसी एक बंदे की मौत हो रही है सिर्फ और सिर्फ हार्ट फेल होने की वजह से। आज जहाँ पे हम सुनते हैं कि वॉकिंग करने से, जॉगिंग करने से, जिम जाने से हार्ट हमारा मजबूत होता है, लेकिन आज के समय हर कोई बंदा जो वॉकिंग कर रहा है, चलते चलते गिर जाता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट फेल की वजह से। बंदा जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है और करते करते गिर जाता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट फेल होने की वजह से। जहाँ पे पहले किसी समय में 70 साल तक हार्ट फेल नहीं होता था, आज बच्चों को 18 साल की उम्र का एक बच्चा इंदौर में पढ़ाई करते करते हार्ट फेल की वजह से मर जाता है। क्या वजह है इतना हार्ट अटैक आने का? क्या कोविड के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद ये समस्या चालू हुई है, या फिर हमारे खान पान की वजह से ये समस्या चालू हुई है? कौन कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो रहा है? ये सब बात जानेंगे हमारे डॉक्टर साहब से। आज का वीडियो, आज का एपिसोड बड़ा आपके लिए पावरफुल होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। यदि दोस्तों ये वीडियो आज आपने सब लोगों को शेयर नहीं किया ना, तो कहीं ना कहीं आज आप अपनी जानकारी से रह जाओगे, आज अपने रिश्तेदारों को खो दोगे। क्योंकि दोस्तों हार्ट की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसे बचना बहुत जरूरी है। क्या हमें तकलीफ आ रही है वो सब जानना जरूरी है। तो आज का वीडियो उन भाइयों को, उन दोस्तों को, उन बहनों को, अपने जितने भी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, सबको शेयर कीजिए, जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हो, लंबे समय तक जीना चाहते हो। सब बातें कवर होगी हमारे डॉक्टर साहब के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरत की जानी मानी हस्ती, हार्ट के स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्टिक है। हार्ट के विशेषता तो बताते हैं डॉक्टर पार्सा का। सबसे पहले जोरदार स्वागत करते हैं, जोरदार स्वागत। डॉक्टर साहब, आप दिल के डॉक्टर हो, तो दिल की गहराइयों से आपको मैं स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए दिल से धन्यवाद करता हूं। छोटा सा एक परिचय हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर पार्थ शनीश्वरा। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट 5 साल से मैं सूरत में कार्यरत हूँ और सूरत की ऑलमोस्ट सभी मेजर कार्डियक हॉस्पिटल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा खुद का ओपीडी सेटअप है और काफ़ी सारे जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है उसमें मैं ओपीडी में सेवा देने के लिए जाता हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही एक रसप्रद होने वाला है, क्योंकि अपन हार्ट संबंधित सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम समझाएंगे कि कैसे अपन उसको बच सकते हैं। पासर, आप यार नौजवान लगते हो यार। मुझे लगता है आपकी एज मोटा मोटी 35-36 साल की लग रही है। इतनी छोटी उम्र में दिल के डॉक्टर। हाँ। पर दिल का डॉक्टर बनना क्या बात, दिल का टूट गया था क्या किसी से? भाई हमें दिल को ही सही करना है। क्या वजह थी जो आप दिल के ही डॉक्टर बने? देखिए, दिल तो सबका टूटता है एक बार, और कुछ ऐसा भी हुआ भी था। बट देखिए, मेरा जब 12th खत्म हुआ और उसके बाद मैंने MBBS MD बड़ौदा से किया, और उसके बाद मुझे पहले से ये हार्ट संबंधित रोगों में पहले ज़्यादा विषय रहता था। और मैंने अपने हॉस्पिटल के जो मेरा एक्सपीरियंस रहता था उसमें मैंने देखा कि साला कोई पेशेंट आता है जिसको सिवियर चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत छाती में दर्द हो रहा है, अटैक है, और अगर अपन उसका ट्रीटमेंट करता है 1 घंटे में वो एकदम ठीक हो जाता है। अपने पैर पड़ के जाता है, सर आपने तो जादू कर दिया। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में स्टक हो गई कि भाई इतना दर्द था, पेशेंट मरने पड़ा था, और अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया, पेशेंट कंप्लीटली ऑल राइट हो जाता है। जबकि मुझे लगता है दूसरी ब्रांच है, जैसे कोई किडनी के डॉक्टर है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनका ट्रीटमेंट क्या इतना लंबा चलता है और उसमें रिकवरी के भी चांसेस कम रहते हैं। तो पहले से ही मुझे ये थोड़ा हार्ट के रोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सर कोई देखिए, आज के बच्चे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, लेकिन दिल का डॉक्टर बनना
मतलब आपकी जो मन में पहले से प्लानिंग थी क्या भाई दिल का डॉक्टर बनना है, या फिर साइंस के टाइम ही आपने सोच लिया भाई मुझे तो इसी फील्ड में जाना है? Yes, yes, yes. तो थोड़ा सा और बताइए, हमारे जो जितने भी यूथ है वो जानना चाहते हैं। देखिए, यूथ के लिए तो यही संदेशा रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज करें, कोई भी ब्रांच को चूज करें। देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी ब्रांच या कोई भी बिजनेस या डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी छोटा नहीं है, पर आप जो भी ब्रांच में जाए उसमें अपना पूरा मेहनत लगाए, पूरा डेडिकेशन लगाए और पूरा फोकस लगाए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, डेडिकेशन नहीं रहेगा और आपका फोकस नहीं रहेगा, आजकल दुनिया में इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रेंड्स है, बहुत कुछ है। अगर आपका फोकस नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट आपका फोकस होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, तो आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको डॉक्टरी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको बहुत ही लंबा अभ्यास का तैयारी रखना पड़ेगा। मिनिमम कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर बनने के लिए 10 से 12 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लगेगा पढ़ने में। और सबसे खतरनाक चीज़ बताता हूँ, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बन गए तो फिर कभी भी इमरजेंसी हैंडल करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। रात को भी आजकल रोज मुझे दिन में रात में 1 से 2 कॉल आते हैं, भाई किसी को पेशेंट आया है, चेस्ट पेन हो रहा है। किसी भी चेस्ट पेन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक बात है। कहीं बाहर गए, वहां घूम के भी वापस आना पड़ता है, कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया। तो इमरजेंसी के लिए कभी भी रेडी रहना है और हार्डवर्क करिए, आप आगे निकलेंगे ही। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जैसे कि डॉक्टर को भगवान का रूप बोला जाता है यार भाई, आज आप कितना ही जिंदगी बचाते हो, एक भगवान भी जिंदगी देता है, आप भी देते हो। कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने आपकी जिंदगी बचाई है, आपने किसी की भी, तो उसने आपको एज ए भगवान माना हो, आपके साथ सेलिब्रिटी की तरह फोटो ली हो, आपको ऐसा फील हुआ हो यार मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसा कभी पल आया है? देखिए, वो बात सही है कि भाई हम जिंदगी बचाते हैं, अपन ट्रीटमेंट करते हैं, पर सब कुछ करने वाला तो भगवान ही है। ठीक है। तो सुप्रीम गॉड इज देयर, उनकी दया से ही हम लोग निमित्त बने हैं कि हम वो काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऑपरेशन चालू करता हूँ तो पहले भगवान का नाम लेता हूँ। वहाँ पे भगवान का फोटो टंगा हुआ होता है, उनको हाथ जोड़ता हूँ, भाई मेरा ऑपरेशन अच्छे से पार करवा देना। हाँ, हुआ है, काफी बार ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि भाई पेशेंट एकदम ही खराब कंडीशन में आया था और उसको ट्रीटमेंट करने से वो एकदम नॉर्मल हो गया। मेरे पास लास्ट ईयर में ही ऐसे डेटा है कि 10 से 12 पेशेंट ऐसे आए थे जो कार्डियक अरेस्ट के सिचुएशन में आए थे। अच्छा। यानी जब उनको ला रहे थे तो एम्बुलेंस में सीपीआर दे के ला रहे थे। हम लोगों ने तुरंत इमरजेंसी में पेशेंट लिया, वेंटिलेटर पे रखा, थोड़ा इंजेक्शन दिए, सीपीआर बढ़ाया, उनका हार्ट का रिदम आया, तुरंत एंजियोग्राफी किया, हार्ट की नली ब्लॉक निकला, उनको अर्जेंट ही उनका नली खोला और 3 से 4 दिन में वो कंप्लीटली रिकवर होके वो घर गए। ओके। तो वो उनके नसीब भी इतने अच्छे थे कि वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। भगवान ने उतना सपोर्ट भी किया कि उनका हृदय चालू हो गया। बट ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। लास्ट ईयर 10 से 12 पेशेंट जो मुझे याद है, मेरे पास डेटा है कि जो कार्डियक अरेस्ट के सिचुएशन में आए थे और हंसते हंसते घर गए। सुकून अलग सा ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा होता है जैसे हम कभी किसी इंसान को देखते हैं मरता होता है तो हमारी हार्ट बीट ऊपर हो जाती है एज ए ह्यूमन बीइंग, कोई लाचार देखते हैं कुछ नहीं कर, कभी आपकी भी हार्ट बीट ऊपर हुई है? होता है काफी बार ड्यूरिंग ऑपरेशंस होता है, क्योंकि क्या रहता है ड्यूरिंग ऑपरेशन एक एड्रेनालिन रश रहता है। ड्यूरिंग ऑपरेशंस हार्ट बीट पेशेंट्स के ऊपर नीचे होते तो हमारे भी होते ही है। अच्छा। पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है और ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उस टाइम पे डेफिनेटली काफ़ी बार हार्ट बीट अप डाउन होते हैं, बट हमारा पूरा टीम रहता है, हम लोग सब एक्सपीरियंस्ड रहते हैं और हमारे पास हर एक सेटअप रहता है। तो वो बैक ऑफ द माइंड वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई चलो थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है बट वी विल मैनेज इट। आपको आदत हो जाती होगी डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे इसे फिट लग रहे हैं तो आप क्या करते हैं दिल को सही रखने के लिए? देखिए, मेरा रूटीन तो ऐसा है कि मैं सुबह 7 बजे के अराउंड उठता हूँ। मेरा डेली मॉर्निंग का 35 to 40 मिनट्स जितना वॉक रहता है। अच्छा। ट्राई करता हूँ कि मैं जिम में जा पाऊँ, अगर नहीं जा पाया तो एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स का मेरा डेली वॉक रहता है। थोड़ा 10 मिनट का योगा रहता है। बाकी रूटीन अपना जो लाइफ है वो चालू रखते हैं।
अब वॉकिंग पे बात आई तो वॉकिंग पे बताइए सर। देखिए वॉकिंग से कहते हैं हार्ट मजबूत होता है, लेकिन आज वॉकिंग कर रहे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा नहीं। यस, देखिए डेफिनेटली हर किसी को छोटा या बड़ा किसी को भी एटलीस्ट दिन में 35 to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए। ठीक है। और थोड़ा एवरेज अपन जो चलते हैं रोड पे उससे थोड़ा फास्ट स्पीड पे थोड़ा वॉक करना चाहिए। अच्छा। उससे क्या होगा कि अपने हार्ट बीट है वो थोड़े तेज होंगे, और हार्ट बीट अगर तेज होते हैं तो हार्ट को मजबूत बनाते हैं, वो हार्ट का एक एक्सरसाइज है। तो वॉक तो करना ही चाहिए, पर काफ़ी लोगों को क्या रहता है कि हार्ट पहले से कमज़ोर रहता है, किसी को अटैक आ चुका होता है, किसी को डायबिटीज़ एडवांस स्टेज में है, किसी को कोई वारसागत बीमारी चलती आ रही है। तो वो सब लोगों को अपना पहले एक बार हार्ट का चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करता है कि भाई आप दिन में 15 मिनट वॉक करो और ये स्पीड पे वॉक करो, ज़्यादा मत करो। बट अदरवाइज किसी भी हेल्दी पर्सन को 35 to 40 मिनट्स वॉक या कोई भी एक्सरसाइज नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे करना चाहिए। सर ये पता कैसे चलता है कि अभी हमारा हार्ट कमजोर हो चुका है? मतलब कोई सिम्टम वगैरह पता तो लगता ही नहीं है, अब बैठे हैं चल नहीं है, हार्ट अटैक आ जाता है। यस, देखिए ऐसे हार्ट जो है ना वो बहुत ही कम सप्लाई पे अपना काम चला रहता है, अच्छा। चला लेता है। जैसे उसको जितना अगर 100 ml खून मिलना चाहिए और अगर उसको 50 ml ही मिल रहा है तो बाहर कोई साइन नहीं दिखाएगा। ओके। बट जब वो 70% से ज्यादा उसको खून मिलता होगा तब साइंस आने चालू होंगे, तब सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स में क्या आएंगे? एक तो आपको ज्यादा थकान लगेगा। अच्छा। थोड़ा भी आप काम कर रहे हो और अगर आपको थकान लग रहा है, यानी आपको मन हो रहा है कि भाई मैं 5-10 मिनट यहाँ से वहां गया, अब मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। अच्छा। थकान लग रहा है, शाम को वर्क से आया उसके बाद बहुत ज्यादा फटीक लग रहा है, थकान पहले इतना नहीं लग रहा था पर आजकल मुझे बहुत ज्यादा थकान लग रहा है महीने 2 महीने से। ठीक है। तो वो सबसे बड़ा उसका सिम्टम्स है। तो उस टाइम पे हार्ट का चेकअप करवा लेना चाहिए, जिससे अपन आगे आने वाले तकलीफ से बच सकते हैं। दूसरी बात, चलने पे थोड़ा सांस फूलना। अच्छा। देखिए कोई भी 5-6 माला चढ़ेगा तो थोड़ा बहुत सांस फूलेगा, ठीक है। पर अगर एक माल की सीढ़ी चढ़ रहा है, 10-20 स्टेयर्स चढ़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है कि उसको थोड़ा खड़े रहना पड़ रहा है। अगर थोड़ा सीढ़ियाँ चल रहा है या फिर थोड़ा वॉक कर रहा है और उसको छाती में यहाँ पे दर्द होने लग रहा है, दैट मीन्स कि उसको हार्ट की बीमारी चालू होगी। तो ये 3 सिम्टम्स खास ध्यान रखना। एक तो है एक्सेसिव थकान लगना, एक चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने पे ज़्यादा सांस फूलना, चलना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने पे छाती में दर्द होना। ये 3 सिम्टम्स हमको पहले से इशारा दे देते हैं। कई बार डॉक्टर साहब जैसे हल्का हल्का दर्द होता रहता है, देखते हैं भाई, बाद में पता चलता है ये तो एसिडिटी का दर्द है, इसमें कैसे फर्क पता चलता है? ये बहुत कॉमन सिनारियो है। इवन मुझे मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के इतने फ़ोन आते हैं कि रात को आते हैं, यार अभी थोड़ा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो देखिए हर जो छाती में जो दर्द हो रहा है वो हृदय संबंधित नहीं होगा। बट यहाँ पे एक रेड फ्लैग है कि भाई कोई भी पेन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि काफ़ी बार जो हृदय का पेन है वो एसिडिटी की तरह भी प्रेजेंट होता है। बट अब समझते हैं कि जो हृदय का जो पेन होगा वो कैसा होगा। देखिए हृदय का जो पेन होगा ना वो छाती के बीच के भाग में होगा, यहाँ पे अपना जो स्टर्नम बोन होता है ना, और वो पेन का कैरेक्टर कैसा होगा कि ऐसा लगेगा कि भाई कोई छाती पे वजन रखा है। अच्छा। जैसे ऐसा बोलेगा मेरे छाती पे कोई टायर रख दिया है और यहाँ मेरे पे बहुत सारा 10 किलो का वजन रखा है। अच्छा। हैवीनेस, ऐसे ठीक कुछ है। कंप्रेस कर रहा है मेरे ठीक है। छाती को, ठीक है। वो टिपिकल हृदय का दुखावा है। ओके। दूसरी चीज़, वो जो पेन होता है वो काफ़ी बार लेफ्ट हैंड पे, काफ़ी बार राइट हैंड पे, ओके। काफ़ी बार अपना जॉ जो जड़बा बोलते हैं वहाँ पे भी वो रेडिएट होता है, यानी वहाँ पे भी वो जाता है। पेशेंट को लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, कहीं मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरा खाने के बाद मेरा यहाँ पे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, दैट इज़ वो कार्डियक का पेन। दूसरी बात, वो पेशेंट अगर थोड़ा भी 5-10 मिनट ज़्यादा चला तो उसको जो यहाँ पे दर्द है वो बढ़ा हुआ होगा। और काफ़ी बार जो हृदय का जो पेन होता है ना वो घबराहट के साथ होता है, पसीना पसीना छूट जाता है। तो ये जो होता है जो बीच में होता है, जो ऐसे बाहर लगा हुआ ऐसा लगता है, जो लेफ्ट हैंड में जाता है, राइट हैंड में जाता है, यहाँ पे जाता है, जो चलने से बढ़ता है, वो हृदय संबंधित है। बाकी बहुत सारे चेस्ट पेन के रीज़न हैं, जैसे कि किसी को गैस एसिडिटी से होता है
तो उसको क्या होगा, ज़्यादा डकार आएगी, ठीक है। ठीक है। खाने के बाद उनको थोड़ा पेन जैसा लगेगा, ठीक है। उनको कब्जियत की बीमारी रहेगी, अच्छा। उनको ऐसा लगेगा पेट ज़्यादा से ज़्यादा फूला हुआ है, उनको लगेगा कि भाई पेट में जलन जैसा हो रहा है। तो ये सब गैस एसिडिटी की निशानी है। अच्छा अच्छा। किसी को क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है, कफ जमा हो गया होता है, तो उनका पेन कैसा होगा कि भाई जब गहरा सांस लेंगे ना, मैं बैठा हूँ, मैंने ऐसा किया तो उनको पेन महसूस होगा, ठीक है। अगर वो खांसी खाएंगे तो उनको पेन महसूस होगा। अगर वो कोई एक साइड पे सोएंगे तो उनको पेन महसूस होगा। तो वो क्या दिखाता है कि लंग्स के आजू बाजू सूजन है, वो हृदय का नहीं है। तो जिसको गहरा सांस लेने पे दर्द हो रहा है, जिसको खांसी खाने पे दर्द हो रहा है, किसी को एक साइड सोने पे दर्द हो रहा है, वो सब लंग्स रिलेटेड पेन होता है, जो कभी सीरियस नहीं होता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपने घर के आसपास, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ होता है, या कोई अपने क्लोज रिलेटिव का डेथ हुआ होता है, हृदय संबंधित या कोई और चीज़ से, तो भी अपने मन में वो एक चीज़ आता है कि यार मुझे भी कुछ हो रहा है, मुझे भी कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो ना जाए। तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी पेन होता है। काफ़ी लोग हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनको वो मस्कुलर पेन होता है। जो यंग लोग जाते हैं, नया नया जिम ज्वाइन किया होता है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनको मस्कुलर पेन होता है। किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, काफ़ी बार लेडीज आते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उठाते हैं पूरा दिन, तो उनको भी पेन होता है। तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न है। बट हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा अगर किसी को भी चेस्ट पेन हो रहा है उसको इग्नोर ना करिए। आप उनके सिम्टम्स देखिए, आपको सिवियर हो रहा है, चेस्ट के नीचे हो रहा है, दबान आ रहा है, यहाँ दुख रहा है, चलने से बढ़ रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और अगर मामूली दवाई लेने के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो कोई भी तरह का पेन हो उसको इग्नोर ना करिए और एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर दीजिए। सर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं यार हम लोग। क्या डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं, नॉर्मली दर्द है तो भी यही डर रहता है यार, वो तो बोलेगा एंजियो करवाओ या फिर बाईपास करवाओ, तो इसलिए लोग जाते नहीं है। एक्चुअल में ये कहानी है। वो लोग क्या करते हैं, दर्द होता है तो एक दिन सहन करते हैं, हाँ भाई साइड में दर्द होता है तो ठीक है, वो सही हो भी जाता है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, तो इस वजह से नहीं जाते हैं। अब मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ यार, जैसे कि यहाँ पे जैसे दर्द हुआ, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट उसे घर पे बैठे बैठे क्या कोई नुस्खे हैं जो हम देख पाए उसी टाइम, भाई हाँ ये नॉर्मल ही है, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, कोई मेडिसिन कुछ और भी? आपने जो बताया ना कि लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाने से डरते हैं, एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से दो तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। एक जो आपने बताया कि भाई डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, वो डरते क्यों है? उनको लगेगा मुझे कोई बीमारी होगा तो फिर मुझे उससे अच्छा है मुझे कुछ चेकअप नहीं करवाना है, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ, मुझे कुछ जानना नहीं है मेरी क्या बीमारी है। और दूसरे लोग ऐसा होते हैं कि मुझे 0.1% का भी डाउट नहीं रखना है, जो भी हो, अगर नॉर्मल भी आए तो मैं तो खुश ही रहूँगा, पर मुझे चेकअप करवा लेना है। तो ये दो तरह के लोग रहते हैं। अभी देखिए, घर पे जानने के लिए एक से सबसे सरल रास्ता तो वही है कि अगर आपको लग रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये भाई दर्द हृदय के कारण ही है, तो आसपास की कोई भी लोकल सेंटर पे जाके कोई भी लोकल डॉक्टर या फिजिशियन, एमबीबीएस या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके एक प्राथमिक रिपोर्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उससे आपको एटलीस्ट उतना पता चल जाएगा कि कोई अटैक चालू हुआ है कि नहीं, अटैक की शुरुआत है कि नहीं, कोई बड़ा अटैक आया है कि नहीं। अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है मींस आपको अटैक नहीं है, ठीक है। बाकी का अगर छोटा मोटा होगा तो वो तो डील हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक ईसीजी है, वो प्राथमिक रिपोर्ट है, वो करके आइए। ईसीजी एक माध्यम है, चेक करा सकते हैं हम कुछ भी। यस, क्योंकि ईसीजी देखिए कोई इतना महंगी चीज नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल में अराउंड 250 to 500 रुपीज में वो हो जाता है। एक टीएमटी भी आता है, टीएमटी क्या होता है? जैसे कि देखिए, अगर अपन हार्ट संबंधित रिपोर्ट्स के बारे में बात कराइए तो एक ईसीजी होता है जो मैंने आपको अभी बताया। उससे अपने को क्या पता है, एक तो पता चलता है हार्ट का रिदम, यानी अपनी धड़कन कुछ ज़्यादा प्लस माइनस तो नहीं हो रही, और कोई अटैक चालू हुआ है कि नहीं, या कोई बड़ा अटैक चल रहा है, या कोई पहले अटैक आ गया है, वो सब अपने को ईसीजी से पता चलता है। उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं, दैट इज 2D इको। अच्छा, वो होता है हृदय का सोनोग्राफी। उसमें से हमको ये पता चलता है कि भाई हृदय का पंपिंग कैसा है, हृदय में कोई छेद है कि नहीं,
हृदय में कोई वाल का तकलीफ है कि नहीं, हृदय फूल रहा है कि नहीं, हृदय के आसपास कोई पानी भरा हुआ है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, दैट इज TMT। ठीक है। वो होता है पर्टिकुलरली हृदय की नली की जांच। ओके। अगर हृदय की नली में मोर देन 70% ब्लॉकेज होगा तो वो TMT में दिक्कत दिखाएगा, अच्छा। और अगर 70% से कम ब्लॉकेज है तो वो TMT नॉर्मल आएगा। तो कोई भी बंदे को अगर ECG, इको, TMT ये 3 चीज नॉर्मल है तो 99.9% उसका हार्ट का स्टेटस नॉर्मल है। ओके। और भी अगर कुछ डाउट है और अगर आगे डायग्नोसिस के लिए जाना है तो एक रिपोर्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके। वो क्या रहता है, बाहर से जैसे CT स्कैन होता है ऐसे हृदय की नली का CT स्कैन होता है। तो अपने उसमें एग्जैक्ट पता चलता है कि हार्ट की नली में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। देखिए अगर कॉस्ट की बात करें तो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी है, उसका कॉस्ट 12 से 14 हज़ार है। 12 से 14। हाँ, जो हर कोई थोड़ा अफोर्ड नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए हम सबको ECG, इको, TMT बताते हैं, जिसका खर्चा अंदाजित 2500 से 3000 में सब कुछ हो जाता है और रिजल्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मिलता है। ये कोरोनरी जो बताया इसमें कैसे टेस्ट होता है, इसमें कुछ अंदर कुछ डाला जाता है, Yes, क्या होता है? वो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या रहता है, हार्ट के ये हाथ के भाग में एक छोटा सा हम लोग एक कैन्यूला लगाते हैं और कैन्यूला के माध्यम से उसमें डाई डाला जाता है। ठीक है। जो डाई होता है, ये जो कैन्यूला अपने वेन्स में होता है, ठीक है। वो वेन्स होता है वो अपनी आर्टरी के साथ कनेक्ट होके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ओके। तो वो हार्ट की नली में भी जाएगा। तो जब वो हार्ट की नली में जाएगा तो CT स्कैन उसका फोटो कैप्चर करेगा और वो पूरा ऊपर से दिखा देगा कि भाई नली यहाँ से यहाँ जा रहा है, नली में ब्लॉकेज है कि नहीं, अगर है तो कितना परसेंटेज है, वो सब कुछ उसमें पता चल जाएगा। इसकी कोई देखिए CT कोरोनरी एंजियोग्राफी में डाई का यूज़ होता है। काफ़ी लोगों को डाई का एलर्जी होता है तो उसका थोड़ा रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई मेजर रिस्क नहीं। ये साइलेंट अटैक बहुत आता है, बैठे बैठे अचानक Yes. आ गया, ये क्या होता है? देखिए साइलेंट अटैक यानी वो कि पेशेंट को अटैक आ गया और उसको पता भी नहीं चला, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि रात को सोते सोते अटैक आ जाता है और जब सुबह उठते हैं तो काफ़ी बार उठ ही नहीं पाते। पर्टिकुलरली साइलेंट अटैक आने के चांसेस किस में ज़्यादा है वो मैं बताता हूँ। एक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर। देखिए सबसे खराब रोग अगर मैंने देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो वो है डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसा रोग है कि एक लिमिट से ज़्यादा बॉडी में डैमेज हो जाएगा ना, तब वो बाहर असर दिखाना चालू करेगा। ठीक है, यानी डायबिटीज़ वाले मरीज में अगर चेस्ट पेन हो रहा है ना छाती में, तो ऑलरेडी डैमेज अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो डायबिटीज़ वाले मरीज में ये साइलेंट अटैक बहुत आता है। और दूसरा होता है ओल्ड एज, यानी जो जिसका उम्र 70 से ज़्यादा है उनको ये साइलेंट अटैक आने के चांसेस होता है। तो डायबिटीज़ के कारण और ओल्ड एज में क्या रहता है, अपना जो दर्द यानी पेन देने वाली जो नसें रहती है वो सब डैमेज हो चुकी होती है। तो अटैक का पेन होता है पर नस इतना डैमेज है कि उसको बाहर पता ही नहीं चल रहा है, तो वो साइलेंट अटैक है। तो कई बार देखिए हम हष्टपुष्ट होते हैं, अपने वो एकदम स्वस्थ होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है। तो हमें पता कैसे चले कि हमारा हार्ट कमजोर हो चुका है, जबकि कोई सिस्टम नहीं है, कोई पता नहीं चलता है, एकदम हेल्दी है, यस, खाना भी खा रहे हैं, पी भी रहे हैं, लेकिन अंदर से हार्ट कमजोर हो गया। यस, ये कैसे पता चलता है? 2 टेस्ट मैं आपको बताता हूँ जो हर कोई बंदा अपने घर पे विदाउट कोई इंस्ट्रूमेंट लेके टेस्ट कर सकता है। तो एक होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी 6 मिनट आपको कोई भी रास्ते पे या घर के लॉन्ग रन पे चलना है। 6 मिनट आप एवरेज स्पीड पे चले और 6 मिनट बाद अगर आप बात कर रहे हो और अगर आपको सांस नहीं फूल रहा है, दैट मीन्स योर हार्ट हेल्थ इज ऑलमोस्ट ओके। इट इज कॉल्ड एज 6 मिनट वॉक टेस्ट। ओके। और दूसरा होता है आप स्टेयर्स पे चढ़े, ठीक है। ठीक है, घर पे या हॉस्पिटल में या कंपनी में कहीं पे भी स्टेयर्स तो होंगे, 30 to 40 स्टेयर्स आप चढ़े, ठीक है, कितने 30 to 40। अगर 30 to 40 स्टेयर्स चढ़ने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा सांस नहीं फूल रहा है, दैट मीन्स यू आर ओके। थोड़ा सांस फूलेगा पर इतना सांस नहीं कि आप हो रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं, थोड़ा चलो ठीक है चल, पर
ऐसे हाँफ रहे हो, बोल भी नहीं पा रहे हो, ऐसा सांस नहीं फूलना चाहिए। तो अगर 30 to 40 स्टेप्स चढ़ने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा सांस नहीं फूल रहा है, अगर आप 6 मिनट वॉक कर रहे हो और अगर आपको ज़्यादा सांस नहीं फूल रहा है, दैट मीन्स बाहर से अपन इतना पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट का हेल्थ ऑलमोस्ट ओके है। और बाकी सिम्टम्स को आपको देखना है, जैसे मैंने बताया एक्सेसिव थकान लगना, थोड़ा चलने पे सांस फूलना, छाती में दर्द होना, काफी बार ऐसा होता है धड़कन बढ़ जाता है, काफी बार चक्कर आता है, ये थोड़ा बहुत वार्निंग सिम्टम्स रहते हैं। बट ये दो आप करके घर पे करके या किसी को देख के पता चल जाए। कितने परसेंट ब्लॉकेज हुए तब तक हम चल सकते हैं? देखिए 70% तक का हार्ट को पता नहीं चलता है, बॉडी पे वो असर नहीं दिखाता है ज्यादातर। बट 70% से ज्यादा जब ब्लॉकेज आएगा तो हार्ट का सप्लाई कम होगा और वो असर दिखाना चालू करेगा। और असर में पहले ऐसा चालू होगा कि पहले आपको चलते चलते सांस फूलेगा, चलते चलते छाती में दर्द होगा, और वो जब ब्लॉक बढ़ते जाएगा क्रिटिकल 90% से ज्यादा हो जाएगा, तब फिर आपको बैठे बैठे भी दर्द का महसूस होगा, बैठे बैठे भी आपको सांस फूलेगा, ऐसा हो सकता है। एक अभी देखा था मैंने, केस आया था, इंदौर का एक बच्चा था 18 साल का, पुलिस गया था, शायद स्टडी कर रहा था, पढ़ते पढ़ते उसकी हार्ट अटैक हो गया। यस, आजकल बहुत सारे अपन ने ये सोशल मीडिया में वीडियोस देखे हैं कि भाई कोई जिम में बंदा गया है, वहां पे सडन कार्डियक डेथ हो गया, कोई स्कूल में हो गया, अभी बीच में किसी एक्टर का हो गया था। देखिए उन सब के लाइफ में एक तो ये है कि स्ट्रेस का लेवल है वो काफी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई स्ट्रेस से ये सब होता है। दूसरा, आजकल जो व्यसन का प्रमाण है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, पर्टिकुलरली स्मोकिंग बहुत डेंजरस है। स्मोकिंग वाले बहुत सारे पेशेंट्स यंग लोग आते हैं जिसको बहुत ही सीवियर अटैक होता है, उनकी हार्ट की नली में पूरा खून का गठन जम गया होता है और उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। ठीक है, और बाकी देखिए काफी बार ऐसा होता है कि अपने हृदय में एक तरह का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, एक धड़कन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसका जन्म से ही कुछ थोड़ा प्लस माइनस रहता है। जैसे 10,000 में से एक लोगों को वो कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, तो वो जैसे अपना कभी कभी लाइट चला जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, लाइट चला जाता है, ऐसे हार्ट में भी कभी कभी रेयरली लाखों में से एक को ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो धड़कन प्लस माइनस होता है, धड़कन एकदम बढ़ जाता है, धड़कन एकदम कम हो जाता है, तब ये होता है। मैं एक डॉक्टर साहब को सुनना था, जैसे आपका इंटरव्यू लिया तो 2 दिन से मैं तैयारी कर रहा था। हाँ। अब मानोगे नहीं, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो अटैक आता है वो अचानक नहीं आता है, 10 साल लग जाते हैं ब्लॉकेज होते होते, पता नहीं चलता। इस बात में आप क्या मानते हैं? देखिए अटैक यानी क्या है, अटैक यानी कोई भी नली 100% ब्लॉक हुआ। ठीक है। जब 100% पूरा ब्लॉक हुआ दैट इज अटैक। ठीक है। तो ये तो क्या है, डायबिटीज के कारण, बीपी के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, व्यसन के कारण, स्ट्रेस के कारण, बराबर नींद ना लेने के कारण ये जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पहले 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इसमें 10 साल लग जाते हैं? नहीं, सबका अलग अलग है, किसी को 1 साल में भी लग जाएगा, किसी को 10 साल में भी लगेगा। वो उस पे डिपेंड करता है कि उसका डायबिटीज है तो वो कितना कंट्रोल कर रहा है, उसका बीपी है तो कितना कंट्रोल कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा कंट्रोल कर रहा है, वो स्मोकिंग टोबैको ले रहा है कि नहीं, रात का नींद बराबर ले रहा है कि नहीं। मैंने सुना है एनिमल फूड जितने खाते हैं उनकी वजह से भी, एनिमल प्रोडक्ट जो भी खाते हैं, दूध दही, इसकी वजह से भी अटैक आता है। यस, देखिए नॉन वेज खाने वाले को ज़्यादा चांसेस रहता है क्योंकि उसमें जो फैट का प्रमाण है, कोलेस्ट्रॉल, और पर्टिकुलरली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा है, तो उसके कारण उसमें अटैक आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अटैक आता है। देखिए दूध में भी क्या है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो भी है उसमें से जो भी बनता है, घी बनता है या जो भी है, उसमें भी फैट का प्रमाण आता है, ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं उसमें, तो उससे भी अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं उनको हम लोग कम फैट वाला यानी विदाउट फैट वाला मिल्क लेने का एडवाइस करते हैं, या फिर गर्म करके मलाई निकाल के दूध पीने का। अगर काऊ यानी गाय का दूध है तो उसमें कम फैट रहेगा तो वो पीने का सलाह देते हैं। देखिए हमारे गांव में जैसे क्या होता है, गाय का दूध, भैंस का दूध, कढ़ाई वाला दूध चलता है, मिलाई मार के दूध। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि भाई ये मिलाई जो होती है 100% नुकसान करती है हार्ट फेल करने में। देखिए पहले तो सही बात है आपकी, पहले ये मलाई और घी बहुत लेते थे, बट पहले का लाइफस्टाइल क्या था और अभी का लाइफस्टाइल क्या है। पहले लोग इतना काम करते थे,
पहले के लोगों के पास इतना ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो एक जगह पे दूसरी जगह चल के जाना होता था। वहाँ ऑफिस में या कहीं पे भी वर्क करने जाते तो भी उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता था। आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर कर रहा है, सब कुछ एआई आ गया है, तो अपने को कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो मेहनत अपना कम हो गई। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, इसके कारण वो सही। खाना हेल्दी नहीं है, क्योंकि सही। वो उसको पचाना है, फैट को पचाना है, तो फिर फिजिकल एक्टिविटी तो करना पड़ेगा। और अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो तो उसको लिमिट में लेना पड़ेगा। तो आपके कहने से डॉक्टर साहब, पहले हम मेहनत करते थे, चलते थे, फिरते थे और खुद ही काम करते थे, और आज हमारा एसी में रहने की वजह से, सब जगह कंफर्ट होने की वजह से वो पचता नहीं है। यस यस। ऑयल कितना नुकसान करता है हार्ट को? ऑयल देखिए, पाम ऑयल होता है। आजकल जितने भी पैक्ड फूड्स रहते हैं, जैसे वेफर्स है, बिस्किट्स है, तो उसमें सब में पाम ऑयल होता है। ओके। पाम ऑयल सबसे खराब होता है, वो डायरेक्ट बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। अदरवाइज बाकी के जो ऑयल्स है वो ऑलमोस्ट 1-2% सिमिलर है। तो अगर किसी को हार्ट का मरीज है तो ऑयल का कंजप्शन हो सके उतना कम ही रखना चाहिए। कुछ ऑयल कंपनी है बड़ी बड़ी, वो अपने लेबल लगाती है हेल्थी हार्ट, वाकई में उसका हेल्थी हार्ट होता है उनसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता है, बट उसमें देखिए कहीं ना कहीं वो इसलिए लिखते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बट ट्राइग्लिसराइड का लेवल रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के रहते हैं, तो उसमें वो कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है बट ट्राइग्लिसराइड लिखते हैं रहता है। तो उनके कारण वो उनका एक एडवर्टाइजमेंट का वो एक तरीका है जिससे लोग उसमें मान जाए, बट कोई भी ऑयल है वो हानिकारक तो है, पर एक सर्टेन लिमिट में लेना चाहिए, और हो सके उतना कम लिया तो अपने हेल्थ के लिए अच्छा है। हमने तो सुना है सर, पनीर की वजह से भी हार्ट फेल हो रहा है, जबकि पनीर तो हर सब्जी में चलता है, हर शादी में छोटा सा फंक्शन वहाँ पे भी चलता है। देखिए पनीर आजकल एक तो उसका जो मैन्युफैक्चर होता है ना वो बहुत ही डुप्लीकेट होने लगा है, ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि वो मिल्क प्रोडक्ट ही है, ठीक है। जो मिल्क को कंडेंस कर दिया उसमें से ही वो पनीर बनेगा। तो उसमें भी थोड़ा फैट का अमाउंट, कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण रहता है, प्रोटीन तो रहता ही है पर साथ में कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। जैसे डॉक्टर साहब आपने बोला कि स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट फेल होता है, लेकिन आज की दुनिया में स्ट्रेस तो कैसे कम करें? हाँ उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? भाई स्ट्रेस तो कम हो ही नहीं सकता है। हाँ। आज किसी नौकरी करने वाले को नौकरी की स्ट्रेस है, हम जैसे एंटरप्रेन्योर है तो हमें अपने व्यापार की स्ट्रेस रहती है, फैमिली में रहते हैं तो फैमिली की स्ट्रेस रहती है। देखिए स्ट्रेस तो सबको रहेगा, और ये स्ट्रेस के कारण जो हार्ट के डिजीज है वो भी बढ़ते जाएगा, पर मेरा तो एक सिंपल फंडा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस वही एक स्ट्रेस कम करने का रास्ता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भाई आपको जो मिला है वो खुश है, आपके पास विजन होना चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, बट वो एक रियलिस्टिक ड्रीम्स होने चाहिए, और उसके लिए मेहनत करना है, बट उसके रिजल्ट से डिटैच हो जाना है। दिल को हेल्थी रखने के लिए वो 5 मेन बातें बताइए जिसमें हम हेल्थी रख पाए। देखिए मैं 5 नहीं, पर मैं आपको 8 चीज़ बताऊंगा ठीक है। कि जिससे आप अपना हृदय को हेल्दी रख पाएंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहला तो एक है, हर दिन 35 से 40 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करिए, वो चाहे वॉकिंग हो गया, वो चाहे जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जिम हो गया, या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए आपको जो अच्छा लगे। ठीक है। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन, दिन का 35 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज, 35 मिनट। 35 से 40 मिनट हफ्ते में 5 दिन ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप कोई भी तरीके का व्यसन मत रखें, यानी आप स्मोकिंग नहीं करना है, टोबैको, जर्दा या कोई भी अल्कोहल या कुछ भी, कोई भी व्यसन है वो इनडायरेक्टली अपने हृदय को अफेक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली स्मोकिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस वन। ओके, तो दूसरी चीज़ हो गई, कोई भी व्यसन नहीं रखना है। ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई डाइट। डाइट में हो सके उतना ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, हर तरह के फ्रूट्स लीजिए, और ऑयल और घी का लेवल है वो थोड़ा कम रखिए। जो रिपीटेडली तला जाता है, जो सेम ऑयल रिपीटेडली यूज़ होता है, वो खाने को अवॉइड करिए। यानी बाहर के खाने में जो पकोड़े मिलते हैं, भजिया मिलता है, उसमें वही ऑयल रिपीटेडली यूज़ होता है, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करिए। ठीक है, बाकी अपना रूटीन घर का सिंपल खाना तो सब खाते हैं, पर बाहर के खाने में जो मायोनीज आता है, बटर, चीज़, ब्रेड, बिस्किट्स, जो पैक्ड फूड्स, उसको हो सके उतना अवॉइड करिए। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़, कोई तरीके का स्ट्रेस है तो उसको अवॉइड करिए, रियलिस्टिक बनिए। स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए एक्टिव रहिए, योगा करिए। 5वीं चीज़ हो गई गुड क्वालिटी स्लीप।
7 से 8 कलाक का अच्छी क्वालिटी का स्लीप लेना है। स्लीप बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत स्लीप डिप्राइवेशन देखने को मिलता है। मोबाइल लेट लेट तक चलते हैं, रात रात तक घूमते हैं, सुबह जल्दी जाना होता है। तो स्लीप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्लीप अपने बॉडी को हील करता है। अगर स्लीप बराबर नहीं है अपना बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 5 बात हो गई। छठा, आपको अपने वजन पे काबू करना है। हर बंदा नेट पे देख के अपना वेट और हाइट डाल के BMI दैट इज मास इंडेक्स है वो निकाल सकता है, और वेट पे काबू करना है। अगर वेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, बहुत तकलीफें होगी। और आगे की बात, अगर आपको बीपी है तो बीपी को कंट्रोल करना है। अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। हर किसी को एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना है और कोलेस्ट्रॉल को चेक करना है। तो इन समरी में बता दूँ तो आपको बीपी चेक करना है, कंट्रोल करना है, शुगर चेक करके कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, वेट को कंट्रोल करिए, हो सके उतना एक्सरसाइज करिए, डाइट में फ्रूट्स लाइए, कोई व्यसन मत रखिए, टेंशन मत लीजिए, और रात का नींद अच्छा रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक खराटे जैसे आप भी ओमन हो गया है, हर किसी को खराटे आते हैं सुबह सुबह, तो क्या ये हार्ट की बीमारी का संकेत दे रहे हैं? यस, देखिए खराटे उस बंदे को ज़्यादा आता है जिसका थोड़ा वजन ज़्यादा होता है। तो वजन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे अपना जो फैट होता है ना, जो अंदर के भाग में, वो ज़्यादा होता है। और वो रात को सोने के टाइम क्या होता है कि जो अपने मसल एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो वो जो फैट होता है ना, जो अपना जो सांस नली होता है ना, उस पर वो कंप्रेशन करता है। ठीक है। तो सांस नली पे कंप्रेशन करने के कारण वो दबता है, तब वो आवाज़ आता है खराटे का। अच्छा। ठीक है, तो जिसका वजन ज़्यादा होगा, आप देखना, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा खराटे आएंगे, क्योंकि वो फैट है वो यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है सोते टाइम, क्योंकि मसल रिलैक्स हो गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि खराटे के कारण रात का नींद वो बंदे का तो नहीं आ रहा बराबर, और आसपास वाले का भी नहीं आएगा। पर वो बंदे को नींद बराबर नहीं आने के कारण उनके बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रहा है, क्योंकि वो जो सांस नली है वो थोड़ा दब रहा है। ऑक्सीजन कम जाने के कारण बीपी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए सब कुछ, तो वो बीपी बढ़ाता है, और वो बीपी लॉन्ग टर्म में पूरे बॉडी को डैमेज करता है। तो जिसको खराटे बहुत ज़्यादा आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, और उसका एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है, और वो ट्रीटमेंट करने से उनको ड्रेस्टिकली इम्प्रूवमेंट मिलता है। उनका वेट लॉस होता है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी को भी बहुत ज़्यादा खराटे आ रहा है, उनके स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, मॉर्निंग रूटीन उनका डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनके एक एक्सपर्ट डॉक्टर को बताए, उसका ट्रीटमेंट करिए, एकदम ठीक हो जाएगा। कुछ अफवाहें चल रही है जैसे डॉक्टर साहब, क्या भाई कोविड जब आया था उसके बाद जो हमने वैक्सीन लगाई थी उसकी वजह से हार्ट फेल ज़्यादा हो रहा है? यस, देखिए ये अफवाह बहुत ही ज़्यादा चल रही है। देखिए इसमें कितना सच है वो प्रूव करना पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कोई ट्रायल पॉसिबल नहीं है इसमें। हम लोग मेडिकल फील्ड में कुछ भी चीज़ प्रूव करने के लिए ट्रायल्स करते हैं कि जो 100 मरीज होते हैं उसमें से 50 को ये दवाई देते, 50 को नहीं देते, 5 साल फॉलो करते हैं कि भाई इसका ये रिजल्ट आया, इसका नहीं आया। पर इसमें ऐसे कोई डायरेक्ट ट्रायल किसी के पास अवेलेबल नहीं है। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो कोविड रोग था उसमें भी जो लोगों को डेथ होता था वो खून का गठन जमा होने के कारण होता था। अच्छा। फेफड़ों की नली में, ब्रेन में। तब तो हम लोगों ने वैक्सीन भी नहीं दिया था, पर जो लोगों का मौत होता था वो खून का गठन जमा होने के कारण। तो वो कोविड रोग क्या करता था, अपने बॉडी की जो अंदर की जितनी भी नलियां रहती है ना, उनका अंदर का जो लेयर रहता है ना, कोई भी नली 3 लेयर से बनती है, एक अंदर का, एक बीच का और एक बाहर का। ठीक है। जिसको हम इंटीमा बोलते हैं। ठीक है। अंदर का लेयर होता है उनको हम इंटीमा बोलते हैं। ठीक है। तो कोविड वायरल इन्फेक्शन के कारण वो जो इंटीमा का जो लेयर है वो डैमेज हो जाता था, और वहाँ पे डैमेज होने के कारण जो ब्लड है वहाँ पे रुक जाता था। जो ब्लड ऐसे जाना चाहिए पर यहाँ पे डैमेज है तो वो यहाँ रुक गया। तो यहाँ रुक गया तो उसका सप्लाई बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया तो वो डेथ होता था। तो कोविड डिजीज में भी ये होता था। और हाँ, थोड़े चांसेस है कि कोविड वैक्सीन के कारण थोड़ा ब्लड क्लॉट हो रहा है, बट ये कोई एक ही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन में से ये एक रीजन है। मतलब पक्का प्रूफ नहीं है कि उसकी वजह से, पक्का प्रूफ नहीं है, और ये एकमात्र रीजन भी नहीं है, बहुत सारे रीजन है जिसमें से ये 5-10% अपन कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है।
एक अफवाह ये चल रही है कि भी औरतों को इसलिए हार्ट अटैक कम आता है कि उसके पीरियड आते हैं Yes. और इसलिए आदमी लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है। यस, बेसिकली क्या होता है कि जब भी विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहता है तब उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन चेंजेस होता है, तो वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। पर जब भी एक बार मेनोपॉज आ गया यानी मासिक आना बंद हो गया, उसके बाद वो हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तब वो इक्विवेलेंट टू मेल हो जाता है। तो फीमेल में यूजुअली आप देखेंगे तो 50 साल 45-50 ईयर्स के बाद हार्ट डिजीज यूजुअली देखने मिलते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस के कारण है। एक ये भी सुना है कि शादी होने के बाद हार्ट अटैक ज्यादा होता है, सेक्स और मास्टरबेट से देखिए, एक्चुअली सेक्स और मास्टरबेशन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट किसी का अगर हार्ट कमजोर है और तो अगर वो सेक्स कर रहे हैं तो सेक्स एक क्या है कि उसमें एक एड्रेनालिन रश होता है, फिजिकल एक्टिविटी होता है, तो वो बॉडी पे हार्ट पे थोड़ा लोड पड़ेगा और उस टाइम पे अगर हार्ट कमजोर रहेगा तो अटैक आने के चांसेस है। बट अगर कोई हेल्दी बंदा है जिसके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जो यूजुअल हेल्दी एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, अपना रूटीन वॉकिंग साइकिलिंग जिमिंग कर रहा है, तो मोस्टली उसको सेक्स रिलेटेड कोई अटैक के चांसेस नहीं रहते हैं। एक अफवाह ये भी चल रही है कि डॉक्टर लोग जानबूझ के डराते इतना है, भाई नॉर्मल दर्द होता है तो डराते इतना है भाई अपना पैसा बनाने के लिए, भाई अभी के भी एडमिट हो जाओ, आपको हार्ट फेल होने वाला है, आपको इंजो करवाना पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो उस बात में है, पर मैं बताऊंगा कि हर फील्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा करप्शन रहेगा। ये जो चीज़ आप बता रहे हैं कि हर डॉक्टर ऐसे डरा देता है कि पेशेंट आ रहा है, एंजियोग्राफी अर्जेंट करवा लो, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सूरत में या गुजरात में या इंडिया में शायद जब आप 100 कार्डियोलॉजिस्ट को कंपेयर करेंगे तो 2 कार्डियोलॉजिस्ट आपको ऐसा मिलेंगे कि भाई वो ऐसा आपको फोर्स करेंगे, जल्दी करवाएंगे, बट 98% जो ऐसा है जो सही होगा वही बताएंगे। यानी 98% लोग कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा ही होंगे जो अगर आपको हृदय का दर्द है तो बताएंगे भाई करवा लो, और हृदय का नहीं है तो दवाई लिख के जाने देंगे। तो हाँ, ये चीज में सच्चाई है कि काफी डॉक्टर ऐसा करते हैं, बट आई थिंक हर फील्ड में वो थोड़ा प्लस माइनस रहता है, और हमारे फील्ड में भी 100 में से 2% ऐसा मान सकते हैं। एक आप में अफवाह ये भी चल रही है कि कुछ एक वकीलों ने केस किया था, जो आप स्टंट लगाते हो इसका एक्चुअल में कॉस्ट 5,000 रुपये है, इसका आप 3 लाख रुपये लेते हो, ऐसा क्या हुआ? देखिए, एक्चुअली स्टेंट के प्राइस तो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करता है, स्टेंट की कंपनीज डिसाइड करती है। तो स्टेंट के प्राइस में तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर देखिए आप जैसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं काफ़ी बार ऐसा ऑपरेशन होता है कि मैं 10 मिनट में भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं अंदर गया फटाफट किया और मैं बाहर आ जाता हूँ, तो पेशेंट को लगेगा अरे ये 10 मिनट में करके आया और ये चार्ज ले रहा है 1.5 लाख। तो उसके पीछे उसको सोचना पड़ता है कि भाई ये 14 इयर्स का स्टडी होता है, पढ़ाई होता है इसके पीछे, उसके बाद ये करने के लिए लायक होते हैं, और जो 10 मिनट अंदर होता है उसमें पेशेंट की जान का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे होता है। ठीक है, हर एक छोटी मोटी चीज अंदर 10 मिनट हमारा इतना वहाँ कंसंट्रेशन रहता है कि उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, वो शायद ऑपरेशन 1 घंटा भी चलता, 2 घंटा भी चलता, बट जो रिस्क है उसका हम पैसा ले रहे हैं, हम एक लाइफ को बचा के दे रहे हैं उसका पैसे ले रहे हैं, और ये स्टेज पे बनने के लिए हमने वो मेहनत किया है उसका हम पैसा ले रहे हैं, नॉट जस्ट ऑफ दैट टाइम। चाय पानी, चाय और कॉफी से भी क्या हार्ट अटैक आता है? देखिए, कॉफी में थोड़ा कैफीन रहेगा, तो कैफीन हार्ट को बहुत ज्यादा मात्रा में लिया तो वो असर करेगा। चाय का इतना नहीं है, पर काफी लोग क्या है, चाय बहुत ज्यादा बार पीते हैं और उसमें बहुत मीठी चाय पीते हैं, तो शुगर तो एक पॉइजन ही है, शुगर तो हो सके उतना अवॉइड करिए। मिठाई का भी आपने बताया, जैसे कि मिठाई ज्यादा खाते हैं आजकल, उससे भी क्या हार्ट फेल होने के चांसेस ज्यादा है? मिठाई में क्या रहता है, घी रहता है, तेल रहता है, शुगर रहता है, ये तीनों चीज, शुगर सबसे बड़ा पॉइजन है। शुगर हुआ, बहुत ज्यादा लिया, एक्सरसाइज नहीं किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, डायबिटीज हुआ, बहुत खराब। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे सामने किसी का हार्ट अटैक आ रहा है, हमें पता लग रहा है भाई इसको हार्ट की समस्या हो गई है, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि उसको बचा पाए? राइट, देखिए पहले तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि सिवियर हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होंगे। देखिए, जब हार्ट अटैक आएगा ना तो उसको बंदे को पेन इतना ज्यादा होगा ना कि वो बोलेगा कि यार ऐसा पेन मुझे पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है, और वो कितना भी स्ट्रांग बंदा होगा, वो अपना रूटीन काम छोड़ के बैठ जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा और बोलेगा कि छाती पे इतना भार लग रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, शायद वो गिर भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, वो आपको पहचान जाना है कि भाई ऐसा पेन पहले कभी लाइफ में हुआ नहीं होगा,
तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैं सबको एडवाइस करूँगा कि सब लोगों को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा लाइफ सेविंग ड्रग्स रहते हैं वो रखना चाहिए, जिसमें एक आता है एस्पिरिन, वो 150 mg का दवाई आता है, वो रखना चाहिए। एक आता है टैबलेट क्लोपिडोग्रिल 75 mg का आता है, और एक होता है टैबलेट एटोरवास्टेटिन, वो 40 mg का। तो ये जो टैबलेट एस्पिरिन है वो एक साथ 2 ले लेना है, टैबलेट क्लोपिडोग्रिल है वो एक साथ 4 ले लेना है, और टैबलेट एटोरवास्टेटिन है वो एक साथ 2। तो टोटल 8 गोली को थोड़ा चबा के या फिर क्रश करके पानी के साथ ले लेना है। हाँ, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, वो जो अगर खून का गठन वहां पे बना हुआ तो उसको पिघाल देंगे। ठीक है, तो ये लाइफ सेविंग ड्रग हर किसी को अपने कार पे, अपने घर पे या अपने वर्क प्लेस पे रखना चाहिए, जिससे उसका लाइफ सेव हो सकता है। आपने वो एक थेरेपी बताई थी जैसे हार्ट की, वो कौन सी थेरेपी, वो भी फायदा होता है? देखिए, अगर किसी को सिवियर चेस्ट पेन हो रहा है और वो वहां पे कोलैप्स हो गया है, यानी वो गिर गया, होश में नहीं है, तो तुरंत ही उनको सीपीआर चालू करना चाहिए, जिसमें अपन क्या करते हैं कि दोनों हार्ट को ऐसे रख के, ये जो अपना स्टर्नम होता है ना, जो हड्डी, उसके नीचे के भाग में ऐसे कंप्रेस करते हैं। हर मिनट में 100 बार ऐसे कंप्रेस करके उसको ऊपर लाना है। वो तब तक चालू रखना है जब तक कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाता। तो कोई भी इमरजेंसी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स दीजिए, अगर जरूरत पड़ती है तो सीपीआर का हेल्प दीजिए, और तुरंत ही इमरजेंसी में एम्बुलेंस को कॉल करिए और हॉस्पिटल पहुंच जाइए। ये सीपीआर थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना सर, इस तरह से करके हाँ, किस तरह से देखिए, करना होता है? 2 हाथ ऐसे रख के ओके। स्टर्नम के नीचे के भाग में रख के जो चेस्ट है उसको कंप्रेस करना है हर मिनट में 100 टाइम्स। ओके। वो कंप्रेस करना है, और इतना कंप्रेस करना है कि चेस्ट ऐसे जो है वो थोड़ा नीचे जाना चाहिए, और फिर उसको रिकॉइल होने का भी टाइम देना है। तो क्या बॉडी में उसका ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा। अब यहाँ से हम चलेंगे हॉस्पिटल में। यस। तो हॉस्पिटल में जाते वक्त हमें क्या कराना चाहिए? ठीक है, जब भी अपन हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले जो वहाँ के ऑन ड्यूटी डॉक्टर रहेंगे, ठीक है, वो आपका बीपी चेक करेंगे, वो आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, वो आपका शुगर चेक करेंगे। ये 3 बेसिक पैरामीटर्स। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि बीपी शायद थोड़ा प्लस माइनस हुआ हो, शुगर प्लस माइनस हुआ हो, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा प्लस माइनस हुआ हो। उसके बाद सबसे पहला रिपोर्ट आता है, वो देखेंगे ईसीजी। ईसीजी में अगर बहुत ही सिवियर अटैक या कोई अटैक की चेंजेस चालू हुआ है तो डेफिनेटली ईसीजी में वो पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, और डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट के लिए कि उनको कितना दवाई देना है और कितना जल्दी एंजियोग्राफी करना है, उसके लिए एक इको का रिपोर्ट देखेंगे, दैट इज 2D इकोकार्डियोग्राफी, वो हृदय का सोनोग्राफी है। ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट के द्वारा एक बार निदान हो जाता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं। ठीक है, अगर हार्ट अटैक है तो हम लोग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं, और जरूरत के हिसाब से हम लोग एंजियोग्राफी का एडवाइस करते हैं। नहीं, एनजीओ कंपलसरी होता है ऑन द स्पॉट करना, या उसको हम 3-4 दिन बाद में कर सकते हैं या 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हार्ट के मामले में है ना, टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। लाइफ में भी है, बट हार्ट के मामले में तो है, एक बार टाइम चला गया वो कभी अपना वापस नहीं आता। ठीक है, तो देखिए, हार्ट के केसेस में ऐसा होता है जब अटैक आता है, और अटैक कब आता है? जब हार्ट की नली 100% ब्लॉक होती है। तो 100% ब्लॉक मींस हार्ट के वो भाग को तो कोई खून ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो आपको जब भी किसी भी हृदय के किसी के भी पार्ट को जब खून नहीं मिलता है तो पहले 4 घंटे तक वो ऐसे सूज जाता है, लाल लाल हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे 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 वो काला पड़ना चालू हो जाता है। तो शायद आपने किसी के पैर में गैंग्रीन हुए देखा हो, ऐसे पहले लाल हो जाता है, फिर काला पड़ जाता है, और फिर वो निकल जाता है बॉडी में से। हाँ, तो हार्ट में अगर हार्ट की नली 100% बंद है, मींस वहां पे सप्लाई नहीं है, तो 4 घंटे के लिए हार्ट सूजा हुआ रहेगा, पर फिर वो परमानेंट डैमेज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट एक बार परमानेंट डैमेज चालू हो गया फिर वो वापस नहीं आएगा। अगर आप यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा गाइडलाइंस दिया गया है कि अगर अटैक वाला पेशेंट है तो उसको घर से लेके हॉस्पिटल में लेके कैथ लैब में लेके, यानी हमारा ऑपरेशन थिएटर से लेके हम लोग जो वायर डाल के नली खोलते हैं ना,
उसका टाइम 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डोर टू बलून टाइम। क्योंकि हार्ट है, अगर मेरे पास रात को 2 बजे भी पेशेंट आए तो उसको देखने मैं सुबह नहीं जाऊंगा, मैं तुरंत उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि हार्ट में समय सबसे बलवान है। अगर समय निकल गया, हार्ट अगर परमानेंट डैमेज हो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा। ये मैं बता रहा हूँ अटैक वाले मरीज के लिए। अगर अटैक है दोस्तों तो एंजियोग्राफी इमरजेंसी ही है, अर्जेंट है, लिख के देता हूँ। पर अगर अटैक नहीं है, अगर नली 80-90% जैसा ब्लॉक है, तो एंजियोग्राफी का कोई इमरजेंसी नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हैं, 2 डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, 2 सीनियर डॉक्टर का भी एडवाइस ले सकते हैं, कहीं और सिटी में जाके भी एडवाइस ले सकते हैं। पर अगर अटैक है, बहुत सीवियर पेन है, अटैक चल रहा है, नली 100% ब्लॉक है, तब ट्रीटमेंट में बिल्कुल वेट मत करिए। अगर वेट करेंगे रिस्की हो सकता है, और हृदय एक बार परमानेंट डैमेज हो गया है ना, वो कभी नहीं वापस आएगा। मतलब 70-80% अभी तक ब्लॉकेज है। हाँ। तो चांसेस है, आपके पास टाइम है, आप आराम से। बहुत टाइम है। अच्छा, टाइम बहुत है। हाँ, अगर 100% नली ब्लॉक है तो अर्जेंट है, और अगर 100% ब्लॉक नहीं है तो अर्जेंट नहीं है। कितना टाइम उसके बाद भी 70-80 अगर ब्लॉकेज है तो हम कितना टाइम ले सकते हैं? 70-80% में ऐसा है कि अगर किसी को 90% है, बट 90% एक जगह पे नहीं है, 3-4 जगह पे है, ठीक है, और उनको चेस्ट पेन बहुत हो रहा है, तो फिर हम बोलते भाई तू थोड़ा जल्दी करवा ले, तुझे रिस्क क्यों लेना है, कभी ना कभी तुझे करना है। ठीक है। तो आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, 15 दिन बाद करेगा, तो 15 दिन का भी क्यों रिस्क ले रहा है। ठीक। कभी ना कभी तुझे करवाना, तू आराम से सोच ले, तू तेरा मेंटल प्रिपेयर कर ले, 2 डॉक्टर को बता के आ जा, तुझे लग रहा है तो फिर आना, अपन करेंगे। और काफी मरीज ऐसा होते हैं जिसको 70-80% ब्लॉकेज होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ एक काम करो, आप दवाई लो, आपको कैसा लगता है आराम से सोच के आओ। अगर आपको ठीक कभी भी नहीं लगता है तो मेरे पास आना, या महीने 2 महीने में करना है, कभी भी आना। बट फिर वो हर एक पेशेंट के इंडिविजुअल डिसीजन होता है। तो एंजियोग्राफी अगर अटैक है तो इमरजेंसी है, बिल्कुल वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर अटैक नहीं है, 80-90% ब्लॉक है, तो इमरजेंसी नहीं है, आप टाइम ले सकते हैं। बट हर पेशेंट को देख के एक इंडिविजुअल डिसीजन लिया जाता है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब, बाईपास सर्जरी और ये आप जो स्टेंट डालते हो, इसमें अंतर होता है, ये दोनों क्या फर्क है? देखिए, एंजियोग्राफी अपन करते हैं ना, तब अपने को पता चलता है कि हार्ट की नली में ब्लॉक कितने हैं। देखिए, हार्ट में 3 मेजर नलियां रहती है, ठीक है। अगर तीनों 3 नली में ब्लॉक है, और हर 3 नली में जो ब्लॉक है, हर नली में 2-3 जगह पे है, मीन्स हार्ट में टोटल 5-6 जगह पे ब्लॉक है, तो हम वो मरीज को बाईपास का सलाह देंगे। अगर हार्ट में 1 या 2 जगह पे ही ब्लॉकेज है, तो हम लोग यूजुअली स्टेंट का सलाह देंगे। क्योंकि स्टेंट क्या होता है, एक तरीके का मेटल होता है, मेटल, तो वो हो सके उतना कम रहे, वो हमारी इच्छा होती है। यूजुअली हम लोग 3 से ज्यादा स्टेंट नहीं डालते हैं, और अगर 3 से ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनको बाईपास का एडवाइस करते हैं। बाईपास क्या होता है कि एक पैर के भाग में से या हाथ के भाग में से नली निकालते हैं, ठीक है, और जो हृदय में नली जो ब्लॉक होता है उसको जोड़ देते हैं। जैसे कोई रास्ता बंद होता है तो कैसे बाईपास वाला रास्ता देते हैं, तो वो नली बाईपास करके नया रास्ता बना दिया जाता है। पर बाईपास का प्रॉब्लम क्या है कि बाईपास एक मेजर ऑपरेशन है, इट इज ओपन हार्ट सर्जरी, लाइक उसको यहाँ पे चीरा लगा के खोल के हार्ट को निकाल के हार्ट को एक पंप पे रख के हार्ट को बंद करके वो किया जाता है। तो यूजुअली हॉस्पिटल में पेशेंट को 4 से 5 दिन का स्टे होता है, तो एक बड़ा सर्जरी है। तो जिसको सही में ज़रूरत है इतना बड़ा ऑपरेशन का, तो उनको हम बाईपास एडवाइस करते हैं। और जिसको हमको लगता है कि भाई इनको स्टेंट के केस में रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, इतना बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हाथ या पैर के भाग में से स्टेंट लगाते हैं। और जिसको हमें लगता है कि भाई इसका दवाई गोली पे चला जाएगा, तो उसको हम दवाई गोली लगते थे। आपकी बातें सुन के ना खड़ी हो रही है सर। जैसे बाईपास में आप हार्ट को साइड में करते हैं, तो डर नहीं लगता है? कोई चांसेस कितने हैं इससे? पूरा एक टीम रहता है जो बाईपास, जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं क्या रहता है, मेरा काम स्टेंट के साथ डील करना है, और जो बाईपास के डॉक्टर रहते हैं वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी उनका बहुत सालों के एक्सपीरियंस बाद वो बनते हैं। और जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से अपना पढ़ाई खत्म करते हैं, तो ऑलमोस्ट पढ़ाई भी खत्म करने के 3 साल बाद तो उनको सर्जरी देना चालू होता है। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस के बाद वो लोग पढ़ने होते हैं। उनका पूरा 10-12 लोगों का टीम रहता है, अलग अलग मशीन्स होते हैं, तो एक पूरा सेटअप लेके बैठते हैं। तो 99.9% उसमें कोई रिस्क नहीं होता। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्जन कर रहा है तो कोई रिस्क नहीं। स्टेंट में कितना रिस्क लेता है?
देखिए कोई भी हार्ट का ऑपरेशन है, बाईपास या स्टेंट, 1 to 2% रिस्क होता है। 1 to 2% रिस्क क्या होता है कि भाई ऑपरेशन दौरान हार्ट बीट प्लस माइनस बहुत ज़्यादा होंगे, बीपी प्लस माइनस होगा, थोड़ा ब्लीडिंग का चांसेस रहेगा, पर जान जाने का रिस्क तो बहुत रेयर होता है, यानी 0.1 बोल सकते हैं, यानी 1000 में से किसी एक बहुत सिवियर अटैक है तो करते करते कुछ प्लस माइनस हो सकता है। आफ्टर सर्जरी क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है? देखिए कोई भी पेशेंट का हम सर्जरी करते हैं, जैसे कि स्टेंट लगाते हैं या फिर कोई बाईपास के बाद पेशेंट्स आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ भाई, खून पतला करने का जो दवाई है दैट इज ब्लड थिनर्स, एस्पिरिन करके जो गोली आता है, वो जिंदगी भर चालू रखना है, वो कभी बंद नहीं करना है जिंदगी भर। हाँ, जिसको भी स्टेंट डाला है, जिसको भी बाईपास किया है, प्लीज याद रखिए, एक गोली आपका लाइफ सेविंग गोली है, वो है टैबलेट एस्पिरिन। वो जिंदगी भर चालू रखिए, वो कभी बंद मत करिए। अगर बंद करेंगे तो फिर से ब्लॉक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसका काम सिर्फ खून पतला करना, खून पतला करना, उसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। शायद अगर आपको पेट में कोई अल्सर या ऐसा रहेगा तो संडास के द्वारा थोड़ा खून जा सकता है, अदरवाइज कोई मेजर साइड इफेक्ट उसका नहीं है। तो एक चीज हम बताते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो आप दवाई प्लीज लीजिए, बंद मत करिए, कोई भी व्यसन मत रखिए। अगर ये सब हो गया उसके बाद भी स्मोकिंग कर रहे हैं तो फिर से इसमें ब्लॉक आने ही वाला है। तीसरी बात है आप रेगुलर फॉलोअप रखिए, क्योंकि क्या है, हर रिपोर्ट्स को देख के 3-6 महीने पे इवेल्युएट करके हमें थोड़ा दवाई प्लस माइनस करना पड़ता है उनके रिपोर्ट के हिसाब से। तो हर 3-6 महीने पे जब हम बुलाते हैं तब आप बताइए, थोड़ा एक्सरसाइज डेली करिए, खाने में फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, ऑयल घी कम रखिए, रात का नींद अच्छा रखिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए, और बता दें कुछ भी छोटा मोटा लगे हमें फ़ोन करिए। डॉक्टर साहब आफ्टर सर्जरी के बाद खान पीन का और बता दीजिए, खान पीन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं? देखिए आफ्टर सर्जरी कोई भी हेल्दी डाइट को अपने को फॉलो करना है, यानी कि भाई फ्रूट्स है वो ज़्यादा लेना है, ठीक है, घी और तेल को हो सके उतना अवॉइड करिए, यानी रूटीन यूज़ करिए। दूसरा क्या रहता है कि पेशेंट्स को हाइपरटेंशन बीपी रहता है, उन पेशेंट्स को हम नमक कम लेने का एडवाइस करते हैं, और पेशेंट के रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बहुत सारे पेशेंट को ऐसा बोलते हैं पानी कम पीजिए, और काफ़ी को बोलते हैं पानी ज़्यादा पीजिए, और वो हर डॉक्टर एक इंडिविजुअल पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड देता है। एक बार दवाई चालू हो गई, कोई रास्ता नहीं है वो दवाई बंद होने का? नहीं, देखिए एक बार अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गए तो फिर खून पतला करने का दवाई है वो चालू ही रखना चाहिए, उसको लाइफ टाइम के लिए चालू रखना चाहिए, उसको कभी बंद ना चाहिए। देखिए जब अपन कभी भी कोई भी दवाई देते हैं या चालू रखते हैं तो अपन क्या चीज़ देखते हैं कि उसका बेनिफिट कितना है और उसके सामने उसका साइड इफेक्ट कितना है। जो ये खून पतला करने वाला दवाई है उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और साइड इफेक्ट बहुत कम है, तो एक दवाई लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई दवाई ऐसा होता है जिसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो मैं बोलता है ये बंद कर दीजिए, पर अपने को बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हिसाब से हमें रूटीन में चेकअप भी करते रहना चाहिए, क्या करते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से जो हृदय के रोग अचानक से बढ़ रहे हैं, यानी अचानक अटैक आ जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक ही रास्ता है कि हमको रेगुलर हार्ट चेकअप करते रहना चाहिए। पहले ऐसा बोला जाता था कि 35 इयर्स के एज के बाद हर किसी को एक बार अपना हार्ट का चेकअप करना चाहिए, बट अपना आजकल का सिनारियो देख के मैं ऐसा एडवाइस कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है हर किसी को 25 इयर्स के एज के बाद अपना हार्ट का चेकअप साल में एक बार करना चाहिए, जिसमें रिपोर्ट्स में आपको करवाना है ईसीजी, आपको करना है इको, आपको करवाना है टीएमटी। ये 3 रिपोर्ट्स कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास हो जाते हैं। आपको एक बार ब्लड के रिपोर्ट्स करवाना है जिसमें आपको आपका शुगर चेक करवाना है और आपको आपका लिपिड लेवल दैट इज लिपिड प्रोफाइल, ये हर किसी को 25 साल के बाद एक बार साल में चेक करवाना है। और अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किसी को स्टेंट डाला हुआ है, बाईपास हुआ होता है, किसी अगर किडनी के मरीज है, या फिर किसी में घर में किसी के पापा मम्मी या ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट का दिक्कत है, उनको तो जरूर करवाना है, वो लोग हाई रिस्क रहते हैं। तो जिसको डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, वजन ज्यादा है, जिसके मम्मी पापा को हार्ट का डिजीज है, जो बहुत ज्यादा व्यसन कर रहे हैं, उनको तो वेट ही नहीं करना है, हार्ट का चेकअप आज के आज करवाना है। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया है आपने डॉक्टर साहब। जिसके पापा मम्मी को हार्ट की बीमारी है तो चांसेस है मतलब उनके बच्चों को होने के, तो उनके लिए क्या करना चाहिए?
यस, देखिए जब हम भी पेशेंट को हिस्ट्री पूछते हैं ना, तो हम लोग पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा को किसी को हृदय का तकलीफ था या नहीं, आपके दादा दादी को था कि नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वारसागत जेनेटिकली आने का चांसेस है। जरूरी नहीं है हर बच्चे को आएगा, पर किसी को आ सकता है। तो अगर फैमिली में किसी को मम्मी पापा को हार्ट का दिक्कत है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है भाई, 25 साल 30 साल के बाद साल में एक बार हार्ट का चेकअप करवाइए। आपको तो ज्यादा ध्यान देना है, आप एक्सरसाइज ज्यादा करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको डाइट पे भी ज्यादा ध्यान देना है, आप दूसरे लोगों से ज्यादा रिस्क में हो। ओके ओके डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया भाई अपने को 5 चीजें कौन कौन सी ध्यान रखनी चाहिए, मैं चाहता हूँ दोबारा आप बताइए। डेफिनेटली जो चीजें हृदय के लिए, जो हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, सबसे पहली चीज है डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज्यादा लीजिए, ऑयल को अवॉइड करिए, पैक्ड फूड को अवॉइड करिए, बाहर का जो भी मायोनीज चीज बटर है उसको अवॉइड करिए, ब्रेड बिस्किट्स उसको अवॉइड करिए। दूसरी चीज एक्सरसाइज बढ़ाइए, एटलीस्ट दिन में 35 से 40 मिनट, हफ्ते में 5 दिन करना जरूरी है, कोई भी तरह का एक्सरसाइज करिए। तीसरी चीज है कि आपको कोई भी तरह का व्यसन नहीं रखना है, स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, कोई भी ड्रग्स, कोई भी व्यसन नहीं रखना है। चौथी चीज है स्ट्रेस हो सके उतना कम लेना है। पांचवी चीज है रात का नींद अच्छा लेना है। छठा चीज है बीपी है तो कंट्रोल करना है। सातवां चीज है डायबिटीज है तो कंट्रोल करना है। आठवां चीज है कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करना है। नौवां चीज है वजन ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना है। तो एक मेडिसिन का बता दीजिए सर, आपने मेडिसिन कौन सी अपने घर में रखनी देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स हर किसी को अपने घर पे रखना चाहिए। वो है एस्पिरिन, टैबलेट एस्पिरिन। जो 10 गोली का जो पत्ता एस्पिरिन का आता है वो हार्डली 5 रुपए का आता है, तो एक गोली का सिर्फ 50 पैसे का उसका दाम है। एक होता है टैबलेट क्लोपिडोग्रिल और एक होता है टैबलेट एटोरवास्टेटिन। वो सबको एक एक पत्ता अपने घर पे रखना है। जब भी बहुत ज्यादा सीवियर चेस्ट पेन लगे 2 गोली सब में से एक साथ खा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज इतनी अच्छी नॉलेज दी और आशा करता हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर को, क्योंकि हार्ट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। और आज मैंने इस पूरे एपिसोड में ये सीखा है कि मुझे डेली कम से कम 30 मिनट या 35 मिनट मुझे वॉकिंग करनी है, डॉक्टर साहब ने जैसे बोला। साथ ही साथ 3 दवाइयों का पत्ता मुझे घर पे रखना है, अपने ओवरफेट को कम करना है, स्ट्रेस कम करनी है, एनिमल प्रोडक्ट जितने भी है उसको कम करना है और वेजिटेबल फूड्स ज़्यादा खाने हैं। दोस्तों आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कोई भी पर्सन है, कोई भी अभी आपके ऐसा कोई मन में है कि भाई मैं पूछना चाहता हूँ तो कमेंट कर दीजिए। डॉक्टर साहब हमेशा लाइव रहेंगे, आपके पास हमेशा इनकी ना सुझाव मिलते रहेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।